नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हल्ला बोल का है और इस बार हल्ला बोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। पीछे लिखा हुआ आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में। जी हां, यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत, उत्तराखंड में भी जीत, लेकिन इसी के साथ पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती हुई और आगे 2 राज्यों में त्रिशंकु की परिस्थिति बनती हुई। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको जीत की ये पूरी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। राजदीप सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हल्ला बोल में आज शामिल हो रहे हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ अजीत झा जी यहाँ पर मौजूद हैं। राजदीप सरदेसाई, जैसा कि हमने आपको कहा, राजदीप जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ तमाम अन्य पार्टियों से भी शामिल होंगे। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं एक बार। क्यों ना प्रकाश जावड़ेकर जी से पूछ लिया जाए। जीत की बधाई सर, प्रचंड बहुमत है ये, 324। मतलब हम बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। जी, विनम्रता से स्वीकार करते हैं उत्तराखंड की भी जीत। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कि अब क्या होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूपी और उत्तराखंड की जीत के बाद गुजरात की अगर मैं आपसे उस पर सवाल कर दूं तो आप बोलेंगे आप पत्रकार चैन से बैठते नहीं है। लेकिन दिलचस्प ये है, क्या आप मानते हैं कि 2014 की ही मोदी लहर है जिसकी वजह से ये जीत मिली है? क्या क्या, किस किस को श्रेय? मैं कहूंगा पहले तो 2014 में लोगों ने आशा के साथ, विथ होप दे वोटेड मोदी। दिस टाइम दे आर वोटिंग विथ विश्वास, कॉन्फिडेंस। तो ये विश्वास से वोट दिया है इस बार कि काम 3 साल अच्छा किया है केंद्र सरकार ने। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में चाहिए, ऐसा ही उत्तराखंड में चाहिए, ऐसा ही हमारे राज्य में चाहिए, इसलिए वोटिंग दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा फर्क आया है। दूसरा फर्क, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से उठकर जात पात और मजहब से वोट देने के अपने ट्रेंड को वोटर बदल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है और इसमें वोटर अब विकास की मांग कर रहा है। गरीब आदमी भी विकास चाहता है और विकास की गारंटी उनको बाकी से नहीं, वो मोदी जी से लगती है और इसलिए वो बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं। तो जैसे हमारे अमित जी ने कहा, लेकिन इसका श्रेय जनता को जाता है, मोदी जी को जाता है। और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने जो बहुत मेहनत की और प्लानिंग किया और हर एक मतदाता तक प्रभावी रूप से पहुंचे, इस सबका ये विजय है। लोगों की आकांक्षाओं का ये विजय है। गरीब भी चाहता है मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब भी चाहता है मुझे सुविधा मिले, रोजगार मिले, खेती अच्छी हो। तो ये इस पर जो हमने हर एक जगह जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खासकर जो हमारा मैनिफेस्टो में बहुत मेहनत की थी और एक एक वर्ग के एक एक समस्या को एक क्रेडिबल आश्वासन हमने दिया और जिसका अमल करेंगे। हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको हम वचननामा कहते हैं, वो सामने रखो और हमारा काम देखो, यही हमारी हमेशा नीति रहती है। राजदीप जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं एक ही सवाल, प्रकाश जी देखिए, पहले बहुत बहुत बधाई आपकी बड़ी जीत पर। उत्तर प्रदेश में जीत हुई है, लेकिन साथ साथ आप जानते हैं अब गोवा में भी लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, मणिपुर में भी अब कांग्रेस नंबर 1 पर आ रही है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने आ रही है। तो क्या आप समझते हैं ये जो मोदी लहर है वो इस बार खास करके हिंदी हार्टलैंड यानी यूपी और उत्तराखंड तक सीमित रही? क्या वजह है कि गोवा जैसे राज्य में या पंजाब जैसे राज्य में जहां आपकी सरकारें हैं, मैं बताता आप इस बार जीत नहीं रहे? क्या फर्क पड़ गया? बता रहा हूं। ऐसा है, पंजाब में हम जूनियर पार्टनर थे, इसलिए उसका विश्लेषण अलग है। मणिपुर में हमारे 0 एमएलए थे पिछले 2012 के चुनाव में जी। अब हमारे 21 जीते हैं और 2 और जीतने वाले हैं, तो 23 होंगे और सत्ता हम मणिपुर में हम बनाएंगे। ये आज ही मैं बता दे रहा हूं, मैं ही इंचार्ज हूं वहां जी। तो ये हम बनाएंगे। और गोवा में भी आप देखोगे, गोवा में जरूर हमारे 4-5 सीटें गई है और वो हमारे मंत्री और 1-2 प्रमुख विधायक फेल हुए हैं। लेकिन ये क्योंकि वहां इतना छोटा चुनाव क्षेत्र है तो वहां डिवीजन 200 वोट का भी मैटर करता है। तो इस बार डिवीजन बहुत अलग अलग तरीके से था और इसका जरूर हमें एक थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन गोवा में भी अल्टीमेटली हमारी सरकार बनेगी, हमें विश्वास है। ठीक है, तीन सरकारें तो हमारी बनेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो भारी विजय मिला, इसका एक बड़ा मतलब है। और मतलब यह है कि जो राज्य 15 साल सपा बसपा के इसमें था,
वो अब उससे निकलना चाहता है, क्योंकि लोग अब भ्रष्टाचार बेकार कानून व्यवस्था नहीं चाहते हैं, लोग तरक्की के राह में जा रहे हैं। तो पीपल आर चेंजिंग देयर बिहेवियर, वोटर अपनी बिहेवियर को बदल रहा है। ये अगर मैसेज बड़ा हम नहीं लेंगे, और नोटबंदी का भी देखो, कभी कभी मीडिया पर भी मुझे कभी कभी ये आती है, दया आती है कि कभी कभी नब्ज छूट जाती है हमारी, और नब्ज ये छूटती है। इस बार तो एग्जिट पोल में सबने आप ही को जिताया बहुत था, संकट हुआ, हमने भी दी थी जावड़ेकर जी, सीटें। मैं वेट कर रहा था कि आप मीडिया पर कब आते हैं। मीडिया पर कब आएंगे, शशि शेखर जी कह रहे हैं। लेकिन प्रकाश जी नहीं, मैं मीडिया पर कभी नहीं आता। मैं मीडिया पर नहीं आ रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग नोटबंदी को भी क्यों समर्थन दे रहे थे। गरीब आदमी क्यू में खड़ा रहकर भी समर्थन इसलिए दे रहा था कि ये एक बड़े लार्जर फाइट है करप्शन और भ्रष्टाचार के विरोध में। ठीक है, इसका तो कोई विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन और इसमें अनेक कदम है, एक कदम ये भी था। ठीक है, मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखती हूं, उनमें से क्या लगता है आपको सबसे बड़ा फैक्टर रहा? क्या नोटबंदी पर लोगों की मुहर, क्योंकि जो गरीब तबका था, ये बार बार कहा जा रहा है आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ा, तभी ऐसा प्रचंड बहुमत मिला, या आपको लगता है कि इस बार मुस्लिमों ने भी वोट दिया? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर का भी साथ मिला, तभी इस तरह का बहुमत मिलता है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर जो मुस्लिम महिलाएं थीं, वो आपके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आई, या फिर आपको लगता है मोदी मोदी मोदी, मतलब 1 2 3 के बाद अगर मोदी की लहर आप इसको माने, तो सबसे बड़ा श्रेय किस मुद्दे को आप देंगे, किस वजह से? श्रेय तो जनता का है, क्योंकि जनता विकास के लिए वोट डाल रही। लेकिन आपने 3 सवाल पूछे, तीनों कारण है, तीनों भी सही कारण है, उसमें चॉइस करने जैसा नहीं है। देखो, गरीब को अब आकांक्षा है विकास की, वो समझ रहा है कि विकास के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। धन तभी होगा जब कर चोरी नहीं होगी, जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तभी न्याय मिलेगा। और इसलिए वो न्याय के लिए और तरक्की के लिए और सरकार की योजनाएं ज्यादा बढ़े, गरीब कल्याण की, इसके लिए वोटिंग कर रहा है। आप लोग भी अचंभित हैं पर आ रहे सर, आप लोग भी अचंभित हुए या नहीं नतीजे से, ये बताइए। आप लोग खुद भी अचंभित हुए या नहीं? क्योंकि 324 तो आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा सर। नहीं, मैं बता रहा हूं, जैसे लोकसभा में था कि लोकसभा में हमारे लोग भी 220 230 सोचते थे, और 282 मिले पार्टी को, और 330 मिले पूरे एनडीए को। इस समय भी हमारे यहाँ 250 260 तक जाएंगे, ऐसा लगता था। जावड़ेकर जी, मेरा एक सवाल है, इस तरह का वोटिंग होता है तो एक क्रांति हो गई, और वो छप्पर फाड़ के ही फिर वोटर देते हैं। जावड़ेकर जी, अगर मायावती ने 104 या 103 जो भी उन्होंने खड़े किए थे, मुस्लिम न खड़े किए होते और मुस्लिम मतों में डिवीजन नहीं हुआ होता, तो आपको लगता है कि आपकी ये क्रांति इतनी सफल होती? ऐसा है, देखो, लोकतंत्र में अनेक तरीके से चुनाव होता है। हमारे यहाँ फर्स्ट पास पोल का सिद्धांत पर चुनाव होता है, तो जो चुनाव है वो उसी चुनाव को आपको सही मानना चाहिए ना। अब मौसी को अगर मुझे होती तो उसको चाचा कहते, उसको कहने का कोई मतलब नहीं होता। तो हमें तो ये कहना है, हाँ, तो उसको क्या कहना भाई। अब ये है कि फैक्ट है कि आज रिजल्ट है सामने। ठीक है, इस दिन पर जैसे मोदी जी ने लगता है कि खुद फोन करके अमरिंदर सिंह को, जावड़ेकर जी, इतनी बड़ी जीत आपको मिली है, अगर मायावती जी मुलायम सिंह के साथ जुड़ती तो शायद कम होती, लेकिन जीत तो लगता है आप ही की होनी थी जिस मार्जिन से हुई है। लेकिन सवाल एक उठता है कि हर जीत के बाद लोगों की उम्मीदें जगती है। आप कह रहे हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया है क्योंकि लोग विकास चाहते हैं, लेकिन विकास का मतलब क्या है? उम्मीद। गरीब आदमी ने आपको वोट दिया है इस उम्मीद से कि आप यूपी में वाकई विकास लाएंगे। पहले भी बीजेपी सरकारें हुई है, कोई विकास तो नहीं हुआ है। पिछले 25 साल में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, वहां गुप्ता जी बने हैं मुख्यमंत्री, कोई विकास तो नहीं हुआ। कल्याण सिंह बने थे। तो आज क्या नयापन है? क्या वाकई मोदी जी उत्तर प्रदेश को बदलेंगे? क्योंकि वाराणसी में जो जाता है उन्होंने कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं देखा है। वाराणसी की स्थिति जो की त्यों है। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश बदलेगा? अब बिल्कुल बदलेगा। और आपके राजदीप में उस मत से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। आज किसी को भी, आपके पत्रकार जो है वहां उत्तर प्रदेश में, वहां भी पूछो
तो राजनाथ सिंह के समय, कल्याण सिंह जी के समय निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बेहतर थी, भ्रष्टाचार नहीं था, और सबसे बड़ी बात थी कि विकास के अनेक कार्यक्रम लगे और नकल से लेकर हर चीज पर हमने काबू पाया। तो ये कोई भी बताएगा। तो इसलिए हमारी सरकारें जब आती है तब तरक्की होती है, नहीं तो फिर कौन चुन के देगा। ठीक और है। इसलिए हाँ। अगर हम बार बार मध्य प्रदेश में, मैं वही बता रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, अब महाराष्ट्र में अगर बार बार लोग हम पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए तो होता है ना। और राजस्थान में तो ये ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अच्छा काम करने की चुनौती है, हम करेंगे, विश्वास है, और हम लोगों का हृदय, दिल भी जीतेंगे और विकास भी करेंगे। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो सभी देशों, प्रदेशों का विकास करना यही हमारा काम है। ठीक है, एक अंतिम सवाल अजीत झा की तरफ से। अजीत झा जी। जावेदकर जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस जीत के लिए। दूसरी बात, दो सवाल। एक सवाल ये कि 6 साल बीजेपी उत्तर प्रदेश में रूल की। राजदीप सरदेसाई ने बताया कि तीनों मुख्यमंत्री जो थे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कल्याण सिंह जी, गुप्ता जी रह चुके हैं, रामप्रकाश गुप्ता जी रह चुके हैं। उन 6 सालों में पूर्वांचल की स्थिति ज्यों की त्यों रही। पूर्वांचल का जो पर कैपिटा इनकम है 1950 से लेकर आज तक आधा है पश्चिमी यूपी के, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहा, बिल्कुल नहीं बदला। बुंदेलखंड की जो हाल है ज्यों की त्यों रही। तो मतलब ये सवाल उठता है कि अब आप जो आ रहे हैं पावर पे, एक नया मुख्यमंत्री लाएंगे, नई आकांक्षाएं हैं, किस तरह से आप बदलेंगे चेहरा उत्तर प्रदेश का कि पूर्वांचल फिर बाकी उत्तर प्रदेश की तरह, बुंदेलखंड फिर बाकी उत्तर प्रदेश की तरह बन सके, कैसे वो उत्तम प्रदेश बन सके, इसकी एक ब्लूप्रिंट थोड़ी दे दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा जी। हाँ, अच्छा, एकदम सही है कि उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तो एक पूर्व भारत का हिस्सा ऐसा है कि जहां पश्चिम और दक्षिण की तुलना में कम तरक्की हुई है। और इसलिए मोदी जी ने पूर्व पर ज्यादा जोर दिया कि ये भी ठीक करना है, क्योंकि एक अंग कमजोर रहेगा तो आप ठीक नहीं दिखते। तो आपका देश की स्थिति तभी सुधरेगी जब पूर्वोत्तर भी अच्छा होगा, पूर्व भी अच्छा होगा, उत्तर भी अच्छा होगा, दक्षिण और पश्चिम पूर्व भी अच्छा होगा। तो ये हमारी नीति है। और इसलिए किसी की भी सरकार हो, फिर भी हम सबको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में संघ राज्य की भावना से, आज जैसे मोदी जी ने तुरंत अमरेंद्र जी को फोन करके अच्छे विकास के लिए सहयोग देने का भरोसा जताया, अभिनंदन किया, ये आज मुझे लगता है दिल का बड़प्पन दिखाने की जरूरत होती है। राहुल गांधी ने भी तो बधाई दी उत्तर प्रदेश में लोग इतने, जावड़ेकर जी, राहुल गांधी ने भी तो बधाई दी है मोदी जी को। हाँ, ट्वीट करके दी है जी। आजकल ट्विटर का जमाना है, सब ट्विटर पर ही अपनी बात रखते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल जावड़ेकर जी आपसे, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन होगा सर? बिल्कुल, कल शाम को हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें निर्णय भी होगा, आपको बताएंगे भी। जी, जीत की बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया आपका। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनका ये कहना था कि हाँ चुनौती है और उस चुनौती पर खरी उतरने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी से भी आगे 325 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत अगर मिला है तो उसमें संकेत ज्यादा बड़े हैं उस चुनौती के, जिसका नाम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से विकास के रास्ते पर लाना है। कोई नहीं है टक्कर में, ये इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जनादेश हासिल किया है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। पंजाब साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को जाता हुआ, मणिपुर और गोवा की स्थिति धीरे धीरे साफ होती चली जा रही है। इन सब के बीच आइए हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी भी, जिन्होंने ये हमारे लिए एग्जिट पोल किया था, जिसके नतीजे करीबी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का जनादेश है किसी ने इसको छू नहीं सका कोई भी। शकील अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील अहमद जी, पहले तो पंजाब पर आपको बधाई, क्योंकि एक अच्छा जनादेश वहां पर आपको मिला है, साफ स्पष्ट। लेकिन इन सब के बीच यूपी और उत्तराखंड, मतलब वो जमीन जो खोई है, एक बार वापस आने को तैयार नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ। क्या संकेत, क्या संदेश? नहीं, देखिए, जनता का फैसला जनता। अगर एक बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि
थोड़ी मुश्किल आ रही है सर, किसी वजह से आवाज नहीं आ रही है। उनकी आवाज ठीक करें ताकि उनकी पूरी बात हम दर्शकों को सुना सके, क्योंकि आजकल ये भी आरोप लगता है कि देखिए जिसकी बात नहीं सुनना चाहते उसकी बात नहीं आ रही है। बड़ा मुश्किल वक्त हो गया है टेक्नोलॉजी के इस दौर में। प्रदीप गुप्ता जी, अब तो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि हमने भी 200-250 का ही अनुमान लगाया था, आपने तो उससे ज्यादा सीटें दी थी। मतलब अचंभित सब रह रहे हैं 300 के ऊपर जो ये आंकड़ा पहुंच गया है। जी, एक टीज जरूर है कि हम लोग 300 के ऊपर का आंकड़ा नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, हम लोग बहुत संभल के पोल करते हैं हमेशा। हमारे जो रॉ डेटा आते हैं उसमें 333 सीटें आ रही थी, लेकिन होता यह है कि जनरली बीजेपी का जो वोटर होता है ज़्यादा वोकल होता है, तो उसमें रिसर्च में एक चीज़ है डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना पड़ता है। और करीब 50 सीटें थी जो 0 से 2% के अंतर में थी, जो कि हमने अपने चैनल पे दिखाया भी था उस दिन। सब लोग ये कह रहे थे टफ फाइट जो है कोई नई पार्टी आ गई है क्या, तो उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था ये 50 सीटें वो हैं जहां 0 से 2 का अंतर है, सीटें कहीं भी जा सकती है। ऐसा लग रहा है सारी की सारी 50 बीजेपी के फेवर पे चली गई। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें फिर मजबूरन रुकना पड़ रहा है। शकील जी, जैसे ही उनका ऑडियो थ्रू होता है एक बार फिर से उनके पास चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है पंजाब की, क्योंकि कम से कम यहां पर एक परिस्थिति ऐसी पैदा होना जिसमें 77 सीटों के साथ स्पष्ट सरकार बन रही है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड कुछ कह रहे हैं, और अगर कांग्रेस ने उसको सुना और समझा नहीं तो ये शायद आने वाले वक्त में 2019 के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे इस पार्टी के लिए। कोई नहीं है टक्कर में, ये इसलिए क्योंकि यूपी और उत्तराखंड में जबरदस्त जनादेश बीजेपी के लिए। संबित पात्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन शकील जी आपकी बात बीच में रुक गई थी, पूरी करें। नहीं, मैंने कहा कि आपको धन्यवाद कि आपने पंजाब की चर्चा की। बहुत से मित्र हमारे उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं कि पंजाब भी इसी देश का अंग है। नहीं, हमने गोवा और मणिपुर की चर्चा भी की शकील भाई। जनता का फैसला होता है, उसको अगर आप राजनीति में हैं और सब है तो स्वाभाविक रूप से हम सर झुका के सारे लोगों को उसको स्वीकार करना चाहिए। उत्तराखंड के लिए मैं ज्यादा बड़ा इसलिए मानता हूं कि उत्तराखंड में हमारी सरकार थी। उत्तर प्रदेश में आप जानती हैं कि पिछले 27 सालों से 1989 से हम उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है। हम बिल्कुल निश्चित रूप से ये स्वीकार करते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी की राजनीति को इस देश के लिए नेक नहीं समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। हमने उनको रोकने की कोशिश की और इसीलिए हमारे कई नेता पक्ष में थे अलायंस के, कई नेता विपक्ष में थे अलायंस के, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए हम लोगों का पूरा धैर्य था कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जाने से रोके। हमने इसीलिए अलायंस किया। हम सफल नहीं हो पाए, जनता ने उनके इसमें फैसला दिया, उनको बधाई भी राहुल गांधी जी ने भी दी है। हम लोग भी टीवी चैनलों के माध्यम से बधाई दे रहे हैं, बीजेपी के जो मित्र मिल रहे हैं उनको बधाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात जो एक जनरलाइज किया जा रहा है कि नोटबंदी से बहुत लोग खुश थे, तो नोटबंदी से एक पंजाब इस देश के बाहर है। सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से लोग खुश थे, तो पंजाब में तो बहुत ज्यादा सेना और डिफेंस सर्विसेज के लोग थे, तो पंजाब में क्यों हार गए। गोवा में अगर प्रधानमंत्री के काम से बहुत खुश थे तो मुख्यमंत्री उनके थे, गोवा में और वोट बढ़ जाना चाहिए, मुख्यमंत्री ही हार गए। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति सफल हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बड़ा प्रचंड मैंडेट दिया है और स्वाभाविक रूप से हम उम्मीद करेंगे। और अखिलेश जी ने भी अपने बात में कहा और अच्छी बात कही, बहुत मर्यादित बात की उन्होंने, बहुत मर्यादित बात की उन्होंने। कोई नहीं है टक्कर में यूपी और उत्तराखंड का जिक्र, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में 77 सीटों के साथ एक बहुत अच्छा बहुमत और इसी के साथ वो सरकार वहां पर बना रहे हैं। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर आज क्या कह रहे हैं, दिलचस्प है सुनना। जन्मदिन भी है उनका, बड़ी सौगात उनके लिए। बात की उनसे हमारे सहयोगी सतेन ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात यह है, इतनी बड़ी विक्ट्री होगी, क्या आपने पहले सोच के रखा था? नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैंने 66 के करीब सोचा था, प्लस माइनस, लेकिन ये सिर्फ प्रशांत जी की सोच थी कि आप डाउन जाएगा और 70 से ऊपर आएंगे। लेकिन कैप्टन साहब, जिस तरह का एक बबल बना हुआ था, एक वैक्यूम तैयार हुआ था, क्रिएट की थी आपने। आप देखिए, मालवा हम स्वीप कर रहे हैं, मालवा तो हम स्वीप कर रहे हैं। तो दीज आर कम्प्लीटली रॉन्ग परसेप्शन जो उन्होंने क्रिएट करके इनका सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो ऐसे उन्होंने ये फैलाई थी बात। दूसरा सर, पंजाब का खजाना आपको पता है, जैसा आप छोड़ के गए हैं, अब क्या आप किस तरीके से विजन लेकर चलेंगे? ये तो देखिए,
अभी तो मुझे पहले इस गवर्नमेंट को संभालने दो, देन भी जो बातें हैं हमने वो बातें ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में रखी हैं। और आज इस प्राइम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था, उनको भी मैंने कहा एंड ही वाज वेरी रेडीली एग्रीड कि पंजाब के लिए जो हम सपोर्ट मांगे वो देने को तैयार होंगे। मतलब आप जल्द प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे? नहीं, उनका टेलीफोन अपने आप आया था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जब मैं दिल्ली आऊँगा फिर मैं राहुल गांधी जी का कोई मैसेज आया? हाँ, राहुल जी का, प्रियंका जी, सबका है। सुबह ही आ गया प्रियंका जी, तो मैं तो सो रहा था तब जब उनका मैसेज भी आ गया था कि कंग्रेचुलेशंस का। मेरा ख्याल पहले ही जो शुरू होने लगी थी ना बात जीत, आई थिंक दे न्यू। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह खासे खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में पंजाब के भविष्य को बेहतर बनाएंगे। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सत्येंद्र चौहान, पटियाला, आज तक। अमित शाह जीत पर सुनिए। सबसे पहले तो इन राज्यों की जनता की जीत है, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि ये जो विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो विजय आने वाले दिनों में देश की राजनीति में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों की राजनीति का अंत करेगी और एक नया युग देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का होगा। शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर चयन होगा। हमारी पार्टी के योग्यतम व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए हम चयनित करेंगे। एक वक्त महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात के गधों के लिए प्रचार नहीं करने को कहने वाले अखिलेश यादव ने आज इस हार पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी साइकिल थी वो ट्यूबलेस साइकिल थी, उसमें हवा ही नहीं पड़ रही थी। ये देखो ट्यूबलेस साइकिल थी हमारे साथ और अभी रहेगी साइकिल। मुझे खुशी है इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, 2 युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। तो कभी कभी गरीब को पता ही नहीं है वो चाहता क्या है, किसान को पता ही नहीं है उसको क्या मिलने जा रहा है। और मैंने उसको बहुत मदद की बड़े पैमाने पे। पूरे देश के गरीबों को, खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को मैं जानता हूं कि दरवाजा खटखटा करके लोगों ने बताया है कि जो पैसा नोटबंदी हुआ है, जो अमीरों का पैसा बैंक में आया है, वो गरीबों को पैसा मिलेगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि वो नोटबंदी वाला पैसा गरीबों तक कितना पहुंचता है। लेकिन मैं ये बात मान सकता हूं कि समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। संबित पात्रा। देखिए, आज एक बड़ा दिन है। बहुत बड़े विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। ऐसे में एक बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। छोटी टिक्का टिप्पणी मुझे किसी भी नेता पे नहीं करना चाहिए। और मैं तो बधाई दूंगा कि अखिलेश यादव जी ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। किसी प्रकार का उन्होंने बौखलाहट नहीं दिखाई। उनको साधुवाद। वाकई आज ऐसा लगा कि वो एक अच्छे लड़के हैं, जैसा कि पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने बताया कि हम अच्छे लड़के हैं। जहां तक मायावती जी का सवाल है, उन्होंने कुछ प्रश्न लगा दिए, अखिलेश जी ने ऐसा प्रश्न नहीं लगाया। देखिए, नोटबंदी को लेकर हमारे बड़े भाई शकील साहब ने भी कुछ सवाल उठाए और अभी अखिलेश जी भी बोल रहे थे। मैं आपको पते की बात बताता हूं, नोटबंदी में राहुल जी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की काफी मदद की है। ऐसे मदद की है कि नोटबंदी का इन्होंने जो पुरजोर विरोध किया, उससे एक एंटी पुअर नरेटिव खुद कांग्रेस ने अपने लिए स्क्रिप्ट किया, क्योंकि गरीब लोग जान रहे थे। नियत बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, हमारे देश की जनता को कभी भी ये मत सोचिए कि ये बेवकूफ है, ये पढ़ा लिखा नहीं है तो ये बेवकूफ है, उसको कोई बरगला देगा। ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे देश के। और खास करके मैं कहूंगा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ये जमीन की राजनीति को समझते हैं, तो कोई उनको बहका बरगला नहीं सकता है। उन्होंने नियत पढ़ा और उस नरेटिव को खराब करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। जिस प्रकार से सड़क पे उतरकर इन्होंने आक्रोश दिखाने की कोशिश की, लोगों ने उनको नकारा है। शकील जी, दूसरी बात मेरे भाई, ये भी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी बोल रहे थे। आपने अभी बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, असर नहीं है। शकील जी, आपने अभी बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो बिहार में तो आपको नकार दिया था वहां के लोगों ने। सॉरी संबित जी, आई एम सॉरी संबित जी, आपसे सवाल है।
नहीं ठीक बात है। बिहार में हाँ तो हाँ नकारा मैं समझ गया, मेरे लिए ही है। नहीं ठीक बात है, हमें बिहार में नकारा गया था, वहां का कोई और समीकरण, बट हाँ शकील भाई, ये संबित पात्रा से सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए। बिहार पर आप क्यों ठीक है, बोल मैं रहे हैं? जवाब दे रहा। ओ अच्छा मैं आपने, हाँ नहीं मैंने समझा आप मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए मेरा आप नाम ले रहे थे सही कह रहे हैं कि संबित जी प्लीज। नहीं वो सबका साथ सबका विकास कर रहे थे, संबित को शकील कह के बुला रहे थे, ये सबका साथ सबका विकास वो कर रहे थे। मैं उत्तर दे देता हूं, सुनिए अब। देखिए जहां तक बिहार का सवाल है, इसमें बिल्कुल सत्य है कि बिहार में हमारी हार हुई थी। देखिए किसी भी पार्टी का किसी भी पार्टी का कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए, अगर कहीं हार होती है उससे शिक्षा लेकर हम किसी और बड़े राज्य में जीते, वो हमने किया। हम इंट्रोस्पेक्ट करके पुनः जीतते हैं, ये हमारा कार्य पद्धति है, ये मोदी जी का और अमित जी का कार्य पद्धति है। मगर मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी केवल कहती है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मगर वो इंट्रोस्पेक्शन है कहां, ये आज तक हम जान नहीं पाए। शकील जी, देखिए यही कहते हैं कि बात को अभी आंख बंद कर लेना। गुजरात पंजाब में पहले नंबर से ये तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। गोवा में इन्होंने सबक यही लिया है कि इनका चीफ मिनिस्टर हार गया है और ये हमसे पीछे चल रहे हैं गोवा में, और ये कहते हैं कि देखिए वहां समीकरण बैठ गया इनका। सीधी बात स्वीकार करनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा बिहार के बारे में कि वहां वो समीकरण काम कर गया था, यहां इनका समीकरण बैठ गया। इसको स्वीकार करने में और जनता का जो फैसला है, जिस समीकरण में जनता ने वोट दिया है, किसी को भी जनतंत्र में जनता का फैसला स्वीकार करना चाहिए। उसने समीकरण में वोट दिया, किसी भय से वोट दिया, किसी घृणा से वोट दिया, जनता जो करती है वो सर्वोपरि है। ये बोलना, ये स्वीकार करना चाहिए संबित जी को कि यूपी में हमारा समीकरण बैठ गया, पंजाब में नहीं बैठा, गोवा में नहीं बैठा, मणिपुर में बहुत कराने की कोशिश की, उतना नहीं बैठ सका, उत्तराखंड में बैठ गया समीकरण। ये कहने में स्वीकार, बिहार में बैठ गया, जैसे हमारे बारे में कह रहे हैं कि उनका समीकरण बैठ गया, ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति और कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हम लोग सहज स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश में इनका समीकरण अच्छा बैठ गया, उत्तराखंड में अच्छा बैठ गया। मैं स्वीकार कर लेता हूं, मुझे मौका दीजिए, मैं स्वीकार कर लेता हूं जल्दी। शकील भाई, यूपी में तो आप स्वीकार कर लेता हूं, यूपी में आप वैसे ही जूनियर पार्टनर थे, जैसे कर लेता हूं, तो ये छोड़ेंगे नहीं मुझे, लगातार वो स्वीकार करने के लिए बोलते रहेंगे। अच्छा चलिए, आपने स्वीकार कर लिया। मेरा सवाल इस बार शकील अहमद से है। शकील भाई, जैसे कि पंजाब में ये जूनियर पार्टनर थे बीजेपी वाले, वैसे ही आप यूपी में बहुत जूनियर पार्टनर थे, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से आप हारे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये बहुत जबरदस्त पराजय है कांग्रेस की। देखिए शशि जी, मैंने शुरुआत में सबसे पहले उत्तराखंड का नाम लिया कि उत्तराखंड की हार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हमारा वहां बहुमत था। एक बात, दो बातें उसमें होती है। आमतौर पे उत्तराखंड में अल्टरनेट सरकार बनती रही है भाजपा और कांग्रेस की, और उत्तराखंड एक तरह से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। रिसेंट में 2000 में अलग हुआ है राज्य, तो थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत थी, उसका भी कुछ इन्फ्लुएंस हुआ होगा। और जिस तरह हमारी सरकार को डिसमिस करके अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बीच में इंटरवेन किया होता, तो शायद नरेंद्र मोदी जी कभी सरकार बना लिए होते वहां। तो जो बाधा पहुंचाई गई उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को, और उसके बाद भी ये हमने स्वीकार किया है सबसे पहले कि उत्तराखंड की हार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में तो हम 1989 के बाद से हम लगातार हमारी सरकार नहीं रही है उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिहार में भी पिछले बार हमने गठबंधन किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हुए। उत्तर प्रदेश में उस तरह का समीकरण नहीं बन सका। एक सवाल मेरे मन में ये और आता है, ये सीधी बात है। शकील भाई, आप सबको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एक ब्रेक का अंजना जी, मैं 10 वक्त सेकंड मुझे के आ पता है सकता हूं संबित क्या? शकील की ये जोड़ी रुकने वाली नहीं है, मुझे पता है। आप लोगों को टाइम दे दिया जाए तो आप आपस में आजकल लगातार बोल सकते हैं, लेकिन 10-10 सेकंड का कमेंट, चूंकि इन दोनों को लगातार चांस नहीं मिल रहा है, मैं चाहती हूं कि अजीत जी आपसे शुरू करते हुए 10 सेकंड का कमेंट। ये जनादेश किस तरफ और क्या स्पष्ट?
संबित जी आपसे सवाल है। सवाल ये है कि जब भी भाजपा के लीडरों से हम पूछते हैं कि क्यों जीते यूपी में, तो दो कारण बताते हैं, मोदी जी अमित शाह, और तीसरा बताते हैं नोटबंदी। अब इन तीनों के बावजूद भी पंजाब में हार गए, तो क्या लोकल फैक्टर है कि पंजाब में हारे पर यूपी में जीते? ठीक है, ये इसका जवाब लेंगे आप। गुप्ता साहब नोटबंदी पे कुछ कह रहे थे। तूफानी जीत के लिए बधाई हो। हम लोग जब सर्वे कर रहे थे, पिछले सर्वे में भी पूछा गया नोटबंदी पे सवाल, लोग बहकावे में आ गए हैं। सिर्फ बहकावे ही नहीं, हम लोग समझाने में निश्चित रूप से हम लोग काउंटर करने में कहीं न कहीं हम लोग से चूक हुई है गठबंधन से। और बहुत बड़ा मायावती जी का एक बयान आया है, मायावती जी का, इसको भी जरूर जांच कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का जो प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोजेक्ट बनता है गुजरात से ही, वहीं से मशीनें आती है गुजरात से, इसका हब है, तो इस पर जरूर जांच कराना चाहिए। इस सवाल को हम लोग भी बहुत बार उठाए थे और डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था, इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग गए थे, और इलेक्शन कमीशन में गए थे तो इलेक्शन कमीशन एश्योर किया था कि पोल, रियल पोल होने के पहले मॉक पोल हम कराएंगे, मॉक पोल। अभी मॉक पोल हुआ कि नहीं हुआ, सब बूथों पर 4 बजे भोर में कैरी करता है लोग ले जाके, और जहाँ ईवीएम मशीन रहता है। लालू प्रसाद यादव काफी कैंपेनिंग की थी इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस हार पर वो भी अफसोस जताते हुए और मायावती के उस प्रश्न चिन्ह को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने काउंटिंग के तरीके पर, वोटिंग के ईवीएम मशीन पर ही सवाल खड़े कर। गुप्ता जी जल्दी से सवाल पूरा करें, क्योंकि संबित पात्रा जी से जवाब लेना है सबका। जी संबित जी, नोटबंदी को 72% लोग खुश थे नोटबंदी से, लेकिन साथ में वो ये भी पूछते थे कि चलो अब पैसे तो आ चुके हैं, अब हमारे अकाउंट में भी बहुत जल्दी पैसे आने वाले हैं, क्या कहिएगा इस पे? संबित पात्रा जी सबका जवाब दीजिए। देखिए, विकास की राजनीति तो होगी ही, तभी लोगों ने वोट भी दिया है। मगर देखिए अंजना जी, मैं 20 सेकंड में केवल होली का मौसम है, थोड़ा सा होली की चुटकी भी होनी चाहिए, और शकील जी हमारे बड़े भाई हैं, थोड़ा जब मैं बदमाशी भी तो करूंगा, ऐसे थोड़ी। दो चीजें हैं। देखिए, आज सबसे ज्यादा खुश पता है अंजना जी कौन है? सबसे ज्यादा खुश कैप्टन अमरिंदर जी हैं। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं शुक्र है राहुल बाबा उत्तर प्रदेश में बिजी थे, नहीं तो अगर पंजाब आ जाते तो मेरा वही होता जो अखिलेश का हो गया है। और दूसरी चुटकी भी ले लूं, हमारे बड़े भाई हैं तो हक तो बनता ही है। देखिए, जो डूब जाते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि ऊपर वाले जो है वो जैकेट पहन रहे हैं कि नहीं, वो बोट कैसे चला रहे हैं, वो पहले अपने बचने की कोशिश करते हैं। अरे सर, बुरा मान गए, होली है, होली है, बुरा मत मानिए, नहीं बोलिए, जीते हैं शुभ शुभ बोलिए, होली है, बुरा मत मानिए, सही बात बोलिए ना, होली है, बुरा मत मानिए, सुन तो लीजिए सर। और जो डूब रहे होते हैं वो खुद लाइफ जैकेट पहनते हैं, ये नहीं देखते हैं कि बुरा मत मानिए, होली है, बुरा मत मानिए, यूपी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अखिलेश यादव ने इस्तीफा सौंप दिया है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी हार को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने कहा कि काम नहीं, बहकाना काम आया। इन सब के बीच अब सवाल यही है, इस्तीफा सौंप के अब नई सरकार वहां बनने वाली है, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा, इस पर रहेगी नजर। देखते रहिए आज तक।